Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 जुलाई 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। और एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगा, देखो ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर डेली बेसिस पर 2 वीडियोस अपलोड होते हैं। एक होता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। सेकंड वीडियो होता है अपलोड डेली करंट अफेयर का। तो ये दोनों ही वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हो तो आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होगा। होता क्या है, कभी कुछ कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो द हिंदू नहीं कवर करता है, वो इस वीडियो में कवर कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो डेली करंट अफेयर में कवर नहीं किए जाते हैं, वो द हिंदू के अंदर होता है। तो दोनों वीडियोज़ अगर आप लोग लेकर चलते हो तो आपके सारे करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो जाने हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सूरीनेम को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, और ये आर्टिकल आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो, प्लस जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या है, लास्ट अकेडमिक ईयर का यहाँ पे डेटा रिलीज़ किया गया है, एक तरीके से ये डेटा पब्लिश किया गया है, जिसमें यह बताया गया 22% जो स्कूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास इंटरनेट था। बाकी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर्स थे, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनके पास कंप्यूटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा ये बोलता है लगभग 37% स्कूल्स इंडिया के अंदर है जहाँ पर आपको कंप्यूटर की फैसिलिटी देखने को मिल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ 37%। तो आप समझ सकते हो कितना लो ये परसेंटेज देखने को मिल पाएगा। और जो ये डेटा है ये पब्लिश किया गया है यूडीआईएसई के द्वारा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। नाउ ये यूडीआईएसई क्या है, ये है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो इन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया। और क्या क्या बोला, देखो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि 22% जो स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ देखने को मिल पाएगी। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसमें भी जो सरकारी स्कूल है उसमें भी 12% से जो कम स्कूल है वहाँ पर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखने को मिल पाएगी। ठीक है, 12% से भी कम स्कूल के अंदर इंटरनेट है और 30% से भी कम स्कूल के अंदर कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ है। तो आप समझ सकते हो, बात करते हैं हम लोग डिजिटल एजुकेशन की और इन सब चीज़ों की, और यहाँ पर हम लोग इसी मामले में जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी हद तक पीछे हैं। ना ये जो डेटा पब्लिश किया गया है ये कैसे पब्लिश किया, लगभग यहाँ पे देश भर से 15 लाख स्कूल्स में आप कह सकते हो ये इन स्कूल्स का डेटा लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर का डेटा है, 2019-20 का यहाँ पर ये डेटा पब्लिश किया गया है। अब इस आर्टिकल का आप लोग इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं हो सकता, एक तरीके से कोई डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल होने वाला है खासकर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आते भी हैं, तो वहाँ पे आप लोग चाहे अपने एसए पेपर में चाहे अपने मेंस पेपर में इसको एज ए एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हो। जो जहाँ पे भी एग्जांपल होते हैं छोटे छोटे नोट डाउन करके रखा करो, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपको मालूम होगा कि पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच में। तो आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन ने अपना ग्रीन पास ट्रैवल फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि उन्हीं ट्रैवलर्स को अलाउ करेगा जो यूरोपियन नेशन है। इसके अंदर आपको 27 कंट्री देखने को मिल पाएंगी। तो ये 27 कंट्री उन्हीं ट्रैवलर्स को अलाउ करेंगी जिन्होंने आप कह सकते हो कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड नहीं लगवाई होगी। और खासकर कौन कौन सी वैक्सीन लगवाई होंगी वो यहाँ पर आप देख पाओगे, 4 वैक्सीन ये बताई गई थी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका या फिर जॉनसन एंड जॉनसन लगवा रखी है तो ये यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर जिसने ये कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लगवा रखी है इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को बुरा लगेगा, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों इंडिया की ही वैक्सीन है। तो इंडिया यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इसका उल्टा जवाब दिया। इन्होंने बोला चलो जैसा आपने किया है वैसा हम लोग भी करेंगे, और इंडिया ने भी यहाँ पर यही कदम उठाया। इंडिया ने भी यहाँ पे यही बोला है
कि देखो यहाँ पे जो भी ट्रैवलर्स आएंगे, ठीक है, खासकर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन वाले जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे हम लोग जिन्होंने यहाँ पर कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड को रिकग्नाइज़ किया होगा। मतलब इंडिया ने भी इसका उल्टा बिल्कुल सेम टू सेम ये जवाब दिया। अब जैसे विवाद बढ़ रहा था तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी रिजॉल्व होती हुई नजर आई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल ये बोलता है कि 9 यूरोपियन नेशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो ये जैब है उसको क्लियर कर लिया है। मतलब कि ये 9 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहचान दी, एक तरीके से रिकग्नाइज़ किया है कोविशील्ड को, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है तो इसको एक रिकग्निशन मिल चुकी है। अब ये 9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में देख लो तो वो है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, एस्टोनिया, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड आपको यूरोपियन मेंबर यूनियन का मेंबर नहीं देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी आप कह सकते हो कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर रिकग्निशन दिया है। अब यहाँ पर ये लोग जो है फॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को। मतलब इंडिया ने जो कदम उठाया था वो बिल्कुल काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग उन्हीं चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आपको ये देखने को मिल पाएगा, अखिल गोगोई के बारे में बात करी गई है। ये हैं असम के एमएलए। तो राइजोर दाल प्रेसिडेंट के आप कह सकते हो कि ये राइजोर दाल के प्रेसिडेंट हैं अखिल गोगोई। अब यहाँ पर ये जेल से बाहर आ चुके हैं थर्सडे में, ठीक है। एक स्पेशल कोर्ट वगैरह जो बैठी थी उसके बाद यहाँ पर जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्पेशल कोर्ट थी, इसने जो है निर्दोष साबित किया। देन उसके बाद इनके ऊपर से सारे चार्जेस हटाए और फिर उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। अब यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे मैंने अभी नाम बताया, एमएलए हैं आसाम के। देन उसके बाद क्या है कि इनको अरेस्ट तो किया गया था। दूसरी बात, अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके प्रति वायलेंस क्रिएट किया था, ऐसा बोला जा रहा था 2019 में, ठीक है। आपको मालूम होगा सीएए का कॉन्सेप्ट लाया गया, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हिंसा क्रिएट हो रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी थे, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया, तो उसी वजह से यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। नाउ कहोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है जो कि रिवाइज करने लायक है, 2 दिन पहले हमने पढ़ा था एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि इन्हीं के स्पेशल कोर्ट ने क्या करा है, इसको आप कह सकते हो कि एक्विटल साबित किया, एक तरीके से निर्दोष वो साबित किया है। नाउ ये एनआईए क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम लोग बात करें जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर जो लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन है उसमें पूरा एक चैप्टर है एनआईए का, ठीक है। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस करके आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है। अब ये जो एनआईए है इसको लाया गया था एनआईए एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग में। काम क्या है, काम यह है, देखो ऐसे केसेस को देखना जो कि इंडिया की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहे हैं, इंडिया की इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। खासकर यहाँ पर आप देख पाओगे इन्हीं को लेकर बोला गया, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं। तो उस टाइप के केसेस को जो है एनआईए हैंडल करता हुआ नज़र आता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो आप कह सकते हो कि इंडियन करेंसी के अंदर स्मगलिंग वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ये टैकल करता है। देन उसके बाद और क्या काम करता है, इसका मेन काम ये है, देखो सबसे मेन काम जो ये है वो है टेररिज्म को टैकल करना, यानी आतंकवाद से लड़ने का काम करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और उसके बाद यहाँ पर ये आतंकवाद से ही रिगार्डिंग इनके प्रति जो है लॉज वगैरह को बना सकता है, एक तरीके से लॉ वगैरह को इम्प्लीमेंट करता हुआ नज़र आता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एनआईए का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि हैदराबाद, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू के अंदर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिल पाएंगी। ज़रूरत क्या थी एनआईए की, बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। उसी की वजह से हम लोग को ये ज़रूरत पड़ी है कि हम लोगों ने एनआईए बॉडी को एस्टेब्लिश किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो जो ये वेपन्स वगैरह थे, हथियार थे, इनका स्मगलिंग हो रहा था, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी सर्कुलेट हो रही थी। तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए एनआईए को लाया गया। देन उसके बाद आपको मालूम होगा मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद ही हम लोगों ने इस एनआईए के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और एनआईए को लेकर आए। देन उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या कि एनआईए के अंदर बहुत सारे हमने बदलाव भी कर दिए। एनआईए के अंदर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि एक रीसेंट अमेंडमेंट ये है, साल 2019 के अंदर इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, एक बदलाव किया गया। और अभी तक क्या होता है कि एनआईए जो है आतंकवाद को टैकल करता है, कॉम्बैट करता है टेररिज्म को, लेकिन 2019 में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर बदलाव ये किया कि ये टेरर को कॉम्बैट करने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर जो ये आप कह सकते हो कि करेंसीज वगैरह का
करेंसी वगैरह से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हो गए इनको। उसके बाद जो भी प्रोहिबिटेड आर्म्स यानी कि मना कर रखा है कि हाँ इन आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इन वेपन्स को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसको तब भी बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसके प्रति यहाँ पर एनआईए स्टेप लेगा। देन उसके बाद साइबर टेररिज्म हो गया और बहुत सारे ऑफेंसेस जो कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर में आते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे एनआईए स्टेप्स लेगा। ठीक है, तो ये एनआईए को हमने इस तरीके से इसकी पावर्स को बढ़ा दिया 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर जो एनआईए के ऑफिसर्स होते हैं इनके पास बिल्कुल सेम पावर्स होती है जैसे पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है, लेकिन एक पावर ये होती है कि जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं ये इंडिया से बाहर भी जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। स्पेशल कोर्ट वगैरह इनकी होती है और स्पेशल कोर्ट में आप कह सकते हो ये मुद्दे देखे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। स्पेशल कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक जज देखने को मिल पाएगा और जज को अपॉइंट कौन करता है, वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देन उसके बाद जो है यहाँ पर ये जज बनकर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके बारे में आपको देखना है कि मतलब हाँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये याद रख सकते हो कि हाँ यही एक तरीके से अपॉइंट करता है। देन उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक आर्टिकल है छोटा सा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे क्या है कि आपको आइडिया होना चाहिए। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इनका कहना ये है ए वॉन्ट अलाउ एनी फॉरेन फोर्स टू बुली चाइना, यानी कि यहाँ पे अब क्या है, अभी आपको मालूम है कल जो है जो चाइनीज़ रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है इसको 100 साल हुए, तो उसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्सव सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। देन उसके बाद लंबे समय तक स्पीच दी है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। इन्होंने बताया कि किसी भी फॉरेन को यहाँ पे किसी भी मतलब आप कह सकते हो किसी भी दूसरी कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे कि वो एक तरीके से अपनी बदमाशी दिखाए या फिर अपना यहाँ पर दादागिरी दिखाए चाइना के ऊपर या फिर चाइना को बुली करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल पाएंगी। तो उसी को लेकर यहाँ पर यह बोला गया कि हम लोग कभी भी अलाउ ही नहीं करेंगे किसी भी फॉरेन नेशन को। तो ऐसा यहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहना है। आर्टिकल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर आता है एक आर्टिकल जिसमें बोला गया है हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक तरीके से पैट दिया ऑन द बैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स, मतलब कि जो ये सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स आपको देखने को मिलता है, जो ये सड़क वाले जो डॉगीज़ होते हैं, तो इनकी एक तरीके से पीठ थपथपा दी है। कैसे, यहाँ पे आप देख पाओगे इनको बोला है कि इनके पास हक है, राइट टू फूड है, राइट टू वाटर है, और क्या क्या बोला गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बात तो एक तरीके से डायरेक्शन दी है कि इसको रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कि एक गार्ड बनाना चाहिए, डॉग पार्टनरशिप लेकर चलनी चाहिए, और जो ये दिल्ली पुलिस स्क्वाड है इससे कंसल्टेशन करना चाहिए ताकि ये जो डॉग्स हैं इन डॉग्स को ट्रेन किया जा सके, ये डॉग्स जो है एक गार्ड डॉग्स की तरह काम कर सकें। ठीक है, अगर इन डॉग्स को ट्रेन किया जाएगा, ये गार्ड डॉग्स की तरह काम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई भी नज़र आने वाली हैं। देन इन डॉग्स को भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनको बोला गया कि इनके पास राइट टू फूड है, और जो सिटीजन्स हैं, हम लोग हैं, आप लोग, हम हैं, कोई भी है, उनके पास राइट टू फीड दैम है, मतलब कि इनको खिलाने का हक है और इनको खाने का हक है। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ यही बोला है कि हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डॉग्स को जो है थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा के गार्ड डॉग्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स का भी एक बेहतरीन यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। देन उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको प्रोटेक्शन दी गई है, इनको प्रोटेक्ट किया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, यानी जो ये निर्दयता दिखाई जाती है उसके प्रति यहाँ पे प्रिवेंशन किया गया है, उसकी तरह प्रति यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, पूछा जा सकता है जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं इनको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग में प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक छोटा सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, देन आते हैं पेज नंबर 8 पर। यहाँ पे एक आर्टिकल बोलता है नॉर्मल रेनफॉल लाइक इन जुलाई। अब यहाँ पर क्या है कि अभी के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब रेनफॉल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि जो ये मानसून है ये आपको देखने को मिल पाएगा जुलाई के सेकेंड वीक के अंदर, सेकेंड सप्ताह में आपको ये मानसून देखने को मिल पाएगा, ऐसा यहाँ पे आईएमडी का कहना है। पहली चीज़ तो आप लोग इस आर्टिकल में से देखना है आईएमडी को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये है क्या। देखो ये एक मौसम विभाग है भारत का जो कि इसी को लेकर काम करता है, यानी कि
कैसा कल वेदर रहने वाला है, कैसा मौसम रहने वाला है, उसकी फोरकास्टिंग करता है और यहाँ पे बताता है। साथ ही साथ साइक्लोन्स आने वाले हैं, ठीक है, इन सब की जो फोरकास्टिंग करके ये आईएमडी हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, अर्ली वार्निंग दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, देखो इस आर्टिकल में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आईएमडी के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा, नॉर्मल रेनफॉल का मतलब क्या है, नॉर्मल रेनफॉल कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है 96 से लेकर 104% ये डेटा है। 96 से लेकर 104% के बीच में अगर रेनफॉल होती है, कि क्योंकि जब भी रेनफॉल होगी, कोई आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतनी परसेंट हुई है। तो 96 से लेकर 104% के बीच में जो भी रेनफॉल होगी, दैट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल रेनफॉल। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग नॉर्मल रेनफॉल बोलेंगे। और उसके बाद हमने जून में देखा कि जो ये नॉर्मल रेनफॉल है वो तो ज़्यादा हुई है, मतलब जो भी बारिश हुई थी वो नॉर्मल के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, ऐसा भी डेटा हम लोगों ने देखा था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल का डेटा 96 से लेकर 104% है, मैं बार बार बोला हूँ, इसको ध्यान रखना। आईएमडी क्या है इसके बारे में ध्यान रखना। और अभी यहाँ पर ये आने वाले टाइम पे जैसे यहाँ पे मानसून आता है, उसके बाद वापस से ऐसे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर किए जाएंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल ये आता है, ये नीरव मोदी को तो आप तो पहचानते होंगे सभी लोग नाउ। इनकी सिस्टर है, इनकी बहन ने ट्रांसफ़र करा है सरकार के अकाउंट में कितना रुपया, लगभग 17.25 करोड़ रुपए, 17 करोड़ से भी ऊपर यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं गवर्नमेंट अकाउंट में। और यहाँ पर इनकी बहन का कहना क्या है, इनकी बहन का कहना यह है, देखो 24 जून को इन्होंने इन्फॉर्म किया था, इनकी सिस्टर ने, कि इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल से निकल कर आती है जो एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म किया कि देखो इन्होंने इनको बाद में पता चला है कि हाँ लंदन में इनका एक अकाउंट है खुला हुआ है और इनके नाम से खुला हुआ है, उसके अंदर इतना फ़ंड है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने बाद में बताई हैं, इनको खुद बाद में पता चला। तो इन्होंने क्या करा कि देखो हम यहाँ पर बाद में पता चला, तो ये जो सारा फंड है ये सरकार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और ऐसा किया भी गया है ना, वो जो अमाउंट है वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया है गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी सिस्टर का नाम है पूर्वी मोदी, और इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं। और मतलब अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। और नीरव मोदी के बारे में जानते ही होंगे, इन्होंने कितना फ्रॉड किया है, यहाँ पे अकाउंट्स बैंकों से पैसा लिया है, देन उसके बाद ये लोग भाग गए हैं बाहर, ठीक है। नीरव मोदी के साथ और 2-3 नाम बहुत फेमस हैं, विजय माल्या हो गया, मेहुल चौकसी हो गया, ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी आज के टाइम पर। तो मेहुल चौकसी सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो ये लोग फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनको हम लोग इकोनॉमिक फ्यूजिटिव बोलते हैं, यानी कि पैसा लेके जो भाग जाते हैं ना भगोड़े, उनको यही बोला जाता है, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो वो ईडी क्या है, ये आपका जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। अगेन आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग इंडियन इकॉनमी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिलने वाला है। अब आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, कंपोजिशन पढ़ना है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्रोवर्सी है या जो करंट अफेयर चल रहा है वो पढ़ना है। करंट अफेयर हमने पढ़ लिया क्या चल रहा है, कि हाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी स्टैटिक कुछ बात है। जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बेसिकली ये 2 लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, 2 कानून को इम्प्लीमेंट करता हुआ चलता है, 2 कानून के ऊपर ही चलता है। वो कौन कौन सा है, एक है फेमा, दूसरा पीएमएलए। दोनों के बारे में ध्यान रखना, आगे भी बहुत चर्चा होगी। फेमा का मतलब मैं बता देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको यहाँ पर संभालता है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए 2002। इसका मतलब क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी यहाँ पर रोकने का काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो ये ब्लैक मनी होता है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको भी रोकने का यहाँ पर ये काम करता हुआ नज़र आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर हम लोग ईडी का हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे ये देखने को मिल पाएगा, जो ये डायरेक्टरेट है ये बना था 1 मई 1956 में, ठीक है। पहले ये कुछ और लॉज वगैरह देखता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर ये 2 लॉज डाल दिए हैं। इन 2 लॉज के ऊपर ये पूरी तरह से फोकस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, पहले तो इसको आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में डाला था, लेकिन आज के टाइम पर ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है।
और उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो है कि डायरेक्टरेट जो इन्फोर्सर्स होते हैं इनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो मैंने अभी बताया 2 लॉज को लेकर काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। एक लॉ है फेमा, दूसरा है पीएमएलए। मैंने अभी आप बताया फेमा वाला फुल फॉर्म और पीएमएलए का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। देन उसके बाद जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो अभी आप देख पाओगे जो मनी लॉन्ड्रर यहाँ पर भी ये कौन है, मनी लॉन्ड्रर का केस लगा था इसके ऊपर भी, नीरव मोदी के ऊपर भी। तो ऐसा केस यहाँ पर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, तो आप देख पाओगे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं इस डायरेक्टरेट के अंदर। लगभग कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सारे ऑफिसर्स भी आपको देखने को मिल पाएंगे। और फंक्शंस वगैरह मैंने आपको बता दिया क्या काम करना है। जो इकोनॉमिक फुजिटिव्स होते हैं मैंने भी आपको बताया, जो फुजिटिव होते हैं यानी कि ये जैसे ये लोग भगोड़े लोग हैं, ठीक है, इनके प्रति यहाँ पे काम करना। उसी के साथ यहाँ पे जो स्मगलिंग वगैरह होती है उसको रोकना, ये सारा काम ये करता है। स्पेशल कोड वगैरह मेंटेन करके रखता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्पेशल कोर्ट है, वैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी अपना स्पेशल कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट, ठीक है, जहाँ पर इस टाइप के केसेस को देखा जाता है। ओके, सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा आर्टिकल वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करी गई है नए डेप्यूटी चीफ हैं आर्मी के और एयरफोर्स के, नाम है वीआर चौधरी और एसके शर्मा। ये दोनों ही एक बन चुके हैं नए डेप्यूटी चीफ फॉर आर्मी, एक बन चुके हैं एयरफोर्स के। तो आपको ध्यान रखना है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जिनका पिक्चर ये लगा हुआ है, ये वाइस चीफ बन चुके हैं एयर स्टाफ के, और थर्सडे में यहाँ पर इनको ये पद दिया गया। और उसी के साथ यहाँ पर इनका कुछ बैकग्राउंड बताया गया है कि ये जो मार्शल चौधरी साहब हैं, ये आप कह सकते हो कि लगभग एयरफोर्स के अंदर एंटर करे थे दिसंबर 29, 1982 के अंदर, और उसके बाद से इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लगभग 3800 आवर्स तक यहाँ पर ये फ्लाई कर चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर इनको एक्सपीरियंस वगैरह देखने को मिल पाएगा, और उसी वजह से यहाँ पर इनको ये अपॉइंट किया गया है। देन उसके बाद बोला गया ये एक एलुमनस है नेशनल डिफेंस एकेडमी के, और साथ ही साथ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के भी। तो साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी है, तो उसी के बेसिस पर दिया गया है इनको ये पोजीशन। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिल पाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है डिफेंस सर्विस वर्कर्स बेयर्ड फ्रॉम स्ट्राइक। अभी क्या चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है जबलपुर में, और ये जो प्रोटेस्ट है ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ जो हैं इन्हीं के रिगार्डिंग चला। आपको मालूम होगा कि हमारे पास 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं। अभी इनको बोला जा रहा है इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा 7 एंटिटीज़ के अंदर में, ऐसा हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट आया सरकार का। और बोला यह गया है इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अभी ये गवर्नमेंट है, सरकारी है, सारे एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे होंगे वो भी सरकारी होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको प्राइवेट के हाथ में दिया जा रहा है। 7 एंटिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के बाद प्राइवेट के हाथ में दे देंगे। उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि नहीं, ऐसा प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता हुआ नज़र आएगा। तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने संडे में जो है नोटिफाई किया है ये जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है, आप कह सकते हो कि, और इसी की वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। और आज के टाइम पे आप देख पाओगे लगभग 76,000 जो एम्प्लॉय हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया है कि हम लोग एक इनडेफिनेट स्ट्राइक करने वाले हैं 26 जुलाई से, और ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि सरकार ने अपना ये स्टेप उठाया है। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं अभी आपको बताऊँगा ये कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है। तो इन फैक्ट्रीज़ को एक तरीके से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो उसके प्रति यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। काफ़ी भारी भरकम प्रोटेस्ट चलने वाला है, तो आने वाले टाइम पे भी ऐसे आर्टिकल न्यूज़ में देखने को मिल पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये सारे नोट्स में ऑलरेडी मैं आपको सारे प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगेन फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो। अभी मैंने आप लोगों को जितने भी नोट्स दिखाए हैं नीचे की साइड आपको मैंने दिखाए थे, वो सब आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएंगे न्यूज़पेपर की। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के पीडीएफ में वो नोट्स ओपन नहीं होते हैं तो क्या करना है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पर एक और चैनल ज्वाइन कर लेना। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन नोट्स, ठीक है, नोट्स वाला चैनल इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। बेसिकली आपको दोनों ही चैनल ज्वाइन करना है। पहला वाला जो चैनल है इसमें आपको डेली जो है करंट अफेयर का वीडियो हो गया, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इसका पीडीएफ हो गया, वीडियो के नोटिफिकेशन हो गए। इस चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि होता क्या है कभी कभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो उसी की वजह से यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो इसको तो ज्वाइन कर ही लेना, और जो नोट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाला और ही बहुत सारे नोट जितने ही पुराने नए हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे। ओके, नाउ अब क्या है, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। नाउ कॉर्पोरेटाइजेशन का पहले मतलब समझेंगे।
इसका मतलब ये है कि देखो मान लो ये जो कोई बोर्ड है इसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज आती, 41 फैक्ट्री, अब इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मतलब कि ये इसके अंदर जो भी काम चलेगा वो प्राइवेट चलाएगा, लेकिन इसका जो फैक्ट्री है इसका ओनर कौन रहेगा? इसका ओनर सरकार ही रहेगी, लेकिन इसको चलाने वाला कौन रहेगा? वो प्राइवेट रहेगा। जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो प्राइवेट रहेंगे, लेकिन ओनर कौन रहेगा? सरकार रहेगा। उसको बोला जाता है कॉर्पोरेटाइज। ओके, तो यही किया जा रहा है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 लिबरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक प्लान कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूज़ स्ट्रक्चर की। तो लगभग आपको ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर 41 फैक्ट्रीज देखने को मिल पाएंगे। अभी मैं आपको सब बताऊंगा ये फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या बनता है, ठीक है, ये फैक्ट्रीज़ क्यों है न्यूज़ में। तो यहाँ पे 41 फैक्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब इन 41 फैक्ट्रीज़ को डिसॉल्व करने की बात करी गई है। इनको डिसॉल्व करके 7 नए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिए जाएंगे, और इनको हैंडल यानी जो ओनर होगी वो सरकार होगी 100%, लेकिन जो है इनमें वर्कर्स जो होंगे, जो काम करेगा इसका वो पूरा का पूरा काम करने वाला है कौन? प्राइवेट काम करेगा। नाउ क्वेश्चन ये है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है? तो ये एक अम्ब्रेला बॉडी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको सेटअप किया गया था 1712 में, 1712 में। एक डच कंपनी थी, तो आप कह सकते हो 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी देखने को मिल पाएगी। एक डच कंपनी थी, उन्होंने एक तरीके से पहला कंपनी गन पाउडर फैक्ट्री के तौर पे खोला था वेस्ट बंगाल के अंदर। आज के टाइम पर ये 41 फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। हेड क्वार्टर इसका कोलकाता में। सिग्निफिकेंस क्या है? अब यहाँ पे एक तरीके से हम लोग बात करें ज़रूरत भी क्या थी, तो यहाँ पर इन फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का? जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम, एम्यूनिशन जो बॉम्ब हो गए, एक्सप्लोसिव्स, ऑप्टिकल डिवाइसेस, पैराशूट, सपोर्ट इक्विपमेंट और जनरल स्टोर आइटम्स, तो इन सबको बनाया जाता है इन फैक्ट्रीज़ के अंदर में, ठीक है। अब क्या है, इन फैक्ट्रीज़ अभी तक मैंने आपको बताया 41 है हमारे पास। अब इनको बदल कर बोला जा रहा है डिसॉल्व करके 7 कर देंगे, और साथ ही साथ इनका कॉर्पोरेटाइजेशन कर देंगे, और उसी वजह से सारे लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है इसका कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोगों का कहना यही है कि देखो यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान होगा। ऑब्वियसली बात है, जो ये एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगे ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हो जाएंगे। तो हालांकि यहाँ पर इनको एक सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सरकार ने ये बोला ही है कि हाँ इनको सिक्योरिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो ये आर्टिकल आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आता है पेज नंबर 9 पर एक आर्टिकल, आर्मी वर्किंग टू डील विद ड्रोन थ्रेट। अब यहाँ पर जो ये आर्मी है वो काम कर रही है किससे डील करने के लिए? ड्रोन से। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है एक ड्रोन अटैक, जहाँ पर 2 ड्रोन्स के द्वारा अटैक किया गया। एक गिरा बिल्डिंग के ऊपर, एक खुले मैदान में गया। उससे काफ़ी खतरा भी हो सकता था, लेकिन कोई सी मतलब अच्छी बात है, कोई इतना नुकसान हुआ नहीं है। हालाँकि 2 हमारे सोल्जर्स पे भी इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अब यह है, आर्मी जो है वर्क कर रही है कि इन ड्रोन्स जो हैं, इन ड्रोन के थ्रेट से डील किया जा सके। आर्मी यहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही है, और कोशिश यही है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ज़रूरत भी है, और हम लोग कुछ ऐसे सिस्टम बनाएं। अभी काम चल ही रहा है। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक सोल्यूशन यही हो सकता है कि हम लोग जो है क्या परचेज़ कर सकते हैं, इजराइल के पास उनका आयरन डोम सिस्टम है। अगर हमें इस टाइप के जो ये जो ड्रोन्स हो गए या फिर एयर मिसाइल्स हो गए, इनका कोई थ्रेट है, तो हम लोग जो है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम खरीद सकते हैं। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, हवा में ही सारी चीज़ों को मार देता है। जैसे कि कोई ड्रोन आया तो उसको हवा में यहाँ पे ब्लास्ट कर देगा, या फिर कोई मिसाइल आई तो उसको हवा में उड़ा देगा। आपको मालूम होगा आयरन डोम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। कब न्यूज़ में था? जब ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला था 11 दिन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो, और इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन साहब, इनका कहना यह है, एक तरीके से उन्होंने निंदा करी है किस चीज़ की? एक अटैक की निंदा करी है। ऐसे अटैक जो कि डॉक्टर्स के ऊपर किए जा रहे हैं उसकी इन्होंने निंदा करी है। और यहाँ पे बोला यह है क्योंकि बहुत सारे अटैक्स वगैरह देखने को मिल पाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, देखो एक क्वेश्चन ये है, व्हाई इज़ इट दैट द मेडिकल प्रोफेशनल्स आर एट द रिसीविंग एंड फॉर समवन एल्स फेलियर। यहाँ पर ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं इनको ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिलती है? अगर कोई किसी का दूसरे का फेलियर है तब भी यहाँ पर ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही ये दिक्कत देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो इश्यूज़ हैं बहुत सारे, जैसे कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन,
और पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजीज़, ये जो मतलब ये सारी कमियां हैं ना, इसकी वजह से भी यहाँ पर ये सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। देन उसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स को सुनने को मिलता है, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं। उसी की निंदा करी है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। देन उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया कि अभी कोविड के अंदर सेकेंड वेव में भी बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ हुई है, तो यहाँ पर उसको भी यहाँ पर चर्चा करी गई है इनके द्वारा। तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है, एक छोटा सा और आर्टिकल है, वेमेन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम ग्रांटेड प्रोटेक्शन, यानी कि वेमेन जो कि इस्लाम में कन्वर्ट कर चुकी हैं उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट ये जो केस देखने वाला है 5 जुलाई को, ठीक है। तो 5 जुलाई को ये केस देखा जाएगा। आज 2 जुलाई है, तो 3 दिन बाद ये मुद्दा वापस से आने वाला है न्यूज़ में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने थर्सडे में डायरेक्शन दी किसी पुलिस को कि आप लोग इंश्योर करो, एक तरीके से सेफ्टी दो उन यंग हिंदू वुमेन की शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्हों आप कह सकते हो जो इनको कन्वर्ट किया गया है इस्लाम के अंदर। आज के टाइम पर उनको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा करी गई। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम दे रखे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, मैंने बस खाली बता दिया ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, क्योंकि होता क्या है ना, एडिटोरियल सेक्शन पर ये बड़े बड़े आर्टिकल्स के तौर पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को समझ में नहीं आता है। नाउ अब हम लोग बेसिक क्लियर करके चलेंगे तो हम लोगों को चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी आगे भी। देन उसका नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डीसीजीआई के द्वारा, जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसने मंजूरी दे दी है कि हम लोग ज़ाइकोव डी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ज़ाइकोव टी को यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ज़ाइकोव टी दुनिया की एक ऐसी वैक्सीन होने वाली है जो कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी। अभी तक सारी वैक्सीन आरएनए वैक्सीन है, आपको मालूम होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ये डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक वैक्सीन होने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, कोविड-19 को ट्रीट करेगी, और इसको बनाया जा रहा है जाइडस सेडिला के द्वारा। जो ये जाइडस सेडिला है, इसका कहना यह है कि यहाँ पर अब अप्रूवल मिल चुका है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसका इमरजेंसी यूज़ किया जाएगा ज़ाइकोव डी का, और ये एक डीएनए वैक्सीन है जो कि कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगी। और इस कंपनी ने लगभग कंडक्ट करे हैं, काफ़ी सारे ट्रायल्स करे हैं, 50 सेंटर्स जो इंडिया के अंदर, वहाँ पर ये ट्रायल्स करे गए। और जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स है वो कंडक्ट किया गया था, लगभग 28,000 वॉलंटियर्स के ऊपर ये ट्रायल कंडक्ट किया गया है। तभी उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया है कि हाँ ये वैक्सीन हो सकती है सही, ठीक है। और बोला ये गया कि देखो 100% तक अपनी ये एफिशिएंसी दिखा सकती है, वैक्सीन काफ़ी बेहतरीन है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे ये बन जाता है डीसीजीआई, जिसने यहाँ पर ये पूरा का पूरा अप्रूवल दिया है। ये क्या है, तो ये है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक डिपार्टमेंट है, किसका, सीडीएसओ का, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल का, ये एक आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल पाएगा। और इसका काम क्या है, देखो इसका काम यही है कि जो भी वैक्सीन्स हो गए, फ्लूइड्स हो गए, सीरा हो गया, उन सबको एक तरीके से अप्रूवल देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, डीसीजीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये डीसीजीआई आता है। फंक्शंस क्या क्या हैं, तो डीसीजीआई का मेन काम यही है, जो ये ड्रग्स हो गए इनको मैन्युफैक्चर करना, इनको बनाना, इनको बेचना, इनको इंपोर्ट करना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डीसीजीआई फोकस करता है, सिंपल। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करता है जितना भी यहाँ पर WHO है, आप कह सकते हो कि जितनी भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन है, फिलहाल तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है जितनी भी यहाँ पे वैक्सीन्स है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव करी हैं, उन सबको रिकग्नाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर ये ऐसा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। आप एग्जांपल ले सकते हो, बिल्कुल लाइव एग्जांपल, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है कि हाँ भाई कि इसकी वैक्सीन को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, इसकी वैक्सीन को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, UN का एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जितने भी WHO अप्रूव्ड यहाँ पे वैक्सीन्स हैं उनको रिकग्नाइज करना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है, ग्लोबल लेवल पर ही बॉडी देखने को मिल पाएगी। तो क्या करना है, इसी बॉडी ने काफ़ी सारी वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है अप्रूव किया हुआ है तो ऐसे ही थोड़ा ना किया होगा, तो यहाँ पर उन्हीं का इस्तेमाल उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। ऐसा कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट ना हो, उसको लेकर यहाँ पर बोला गया है। देन उसके बाद WHO ने एक और स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो एक डोमिनेंट स्ट्रेन बन चुका है। 96 कंट्रीज़ के अंदर आपको ये WHO के केसेस देखने को मिल पाएंगे, तो यहाँ पर उसी को लेकर चर्चा करी गई है। क्वेश्चन ये है कि डेल्टा वेरिएंट कौन सा है, इसका नाम क्या है, ज़रा मुझे बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में, मतलब कि वैसा वाला नाम, ठीक है। डेल्टा वेरिएंट का B.V. करके क्या है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है आज के टाइम का, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट एक काफ़ी खतरनाक वेरिएंट साबित हो चुका है।
डेल्टा वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है। पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है, मतलब चिंता वाली बात है इस पूरे वेरिएंट को लेकर, ये इंडिया के अंदर सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। और इसको जो ये डेल्टा नाम है किसने दिया है, WHO ने दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये कितना इन्फेक्शियस है, ये 6% तक इन्फेक्शन रेट इसका आपको देखने को मिलेगा। मतलब किसी एक व्यक्ति को ये अगर डेल्टा वेरिएंट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, लगभग एक व्यक्ति 6 लोगों को फैला सकता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस रेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ आप लोग देख पाओगे। ओके, देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। दुनियादारी में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है पढ़ने लायक, और ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो ये है, फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इनकी डेथ हो गई है। तो उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में, तो आपको ध्यान रखना है ये आर्टिकल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड रम्सफेल्ड इनका नाम है, फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं और वन ऑफ द आर्किटेक्ट हैं किस चीज़ के, यूएस ने आप कह सकते हो अफगानिस्तान के अंदर जब घुसा था, आपको मालूम होगा इराक के अंदर जब घुसा था तब भी यहाँ पर ये थे। अब यहाँ पे फिलहाल इनकी डेथ हो गई है, 88 की इनकी उम्र है, ठीक है, उम्र थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल क्या है उसको हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है इसमें बोला गया है जो GNPA रेशियो है वो बढ़ सकता है 11.2% तक। और कौन से ईयर में, फिजिकल ईयर 2022 के अंदर ये रेशियो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये GNPO क्या है, ये GNPA है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करता हूँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, तो आपको मालूम होगा, देखो बैंक वगैरह कैसे वर्क करता है, बैंक इस तरीके से वर्क करते हैं, इसमें आप लोग पैसा जाके जमा करते हो। कस्टमर क्या करता है, जाकर पैसे जमा करता है बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक के पास पैसा इकट्ठा हो गया, बैंक इसके बदले में आपको रिटर्न देता है, बिल्कुल। अब आप क्या करते हो, ये जो बैंक के पास कैसे पैसा आया, ठीक है, बैंक रिटर्न आपको कैसे दे रहा है, तो बैंक क्या करता है, जो आपने पैसा जमा किया है यही पैसा जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को दे देता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देता है, यानी कि जिनको भी काम करना है, बिजनेस लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, वो लोग लोन ले लेते हैं बैंक से। और अब आपको ध्यान देना है कि वो लोग लोन लेते हैं, वो लेते हैं हायर इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब ये जब लोन वो लोग चुकाएंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज देंगे। और बैंक आपको क्या ब्याज देता है, बैंक आपको बहुत कम ब्याज देता है, लोएस्ट ब्याज देता है, ठीक है, लोएस्ट इंटरेस्ट देता है। अब ये हाईएस्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं, लो इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं, तो बीच का जो बचा हुआ गैप है वो इनकी इनकम हो जाती है। और भी बाकी सारे और भी बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से बैंक वगैरह कमाते रहते हैं, लेकिन मेन सोर्सेस यहाँ पर ये आपको देखने को मिल पाएगा। देन उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो ये क्या है, अभी तो हमने उसको समझा नहीं, अभी तो हमने ये देखा है कि हाँ बैंक वर्क कैसे करता है। अब जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये क्या, ये सिचुएशन कब कहलाती है, मान लो यहाँ पर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पैसा दिया गया था कि हाँ भाई वो उसको फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, उसने ये लोन लिया था, उसने इंडस्ट्री लगाई, काम किया, इंडस्ट्री डूब गई पूरी की पूरी, उसका बिजनेस ठप हो गया। अब वो क्या करेगा, वो उसके पास कोई पैसा है नहीं, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, दिवालिया निकल गया उसका, तो वो क्या करेगा, उसके पास पैसे वैसे है नहीं देने के लिए, तो वो क्या, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, NPA, वो बैंक को पैसा नहीं दे पाएगा, तो वो आ गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वो सिचुएशन हो जाती है। मतलब बैंक के पास भी पैसा नहीं होगा और प्लस वो पैसा डूब चुका है, इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिट होता है ऐसी सिचुएशन से। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पूरा का पूरा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है, 11.2% तक, तो ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। ये RBI, आप कह सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये NPA क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये बोलता है PMI सर्वे, यानी परचेजिंग मैनेजर्स का जो ये इंडेक्स है PMI सर्वे, ये बताता है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी हद तक कम हुई है जून के महीने में। अभी ये जून का महीना निकला है तो जून के महीने का डेटा आपको ये देखने को मिल पाएगा। और इन्होंने बोला जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनावटी वगैरह करी गई है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। ऑब्वियस ही बात है, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, इसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पे जून के बहुत सारे डेटा और आएंगे, उसको भी हम लोग डेली बेसिस पर कवर करते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग जो है डाउन हुआ है जून के अंदर, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया। नाउ अब क्या है, अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। बेसिकली आज मैं एडिटोरियल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ,
फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, ठीक है। तो एडिटोरियल का मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाऊँगा संडे में, ठीक है। मतलब कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एडिटोरियल नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है ना कि संडे में हम लोग एक पूरा कंबाइंड ये एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो आज करना क्या, आज आपको रीड करना है। आज ये थोड़ा सा आपके ऊपर मैंने डाल दिया है, इसको डिस्कस मैं तो करूँगा ही, लेकिन आप आज जाकर इसको पढ़ना, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है, कितनी आपने रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करी है, ठीक है। आज के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट लो, ठीक है। क्या है कि आज जितने आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं इतने के ऊपर ध्यान दो और उसके बाद रेस्ट लो। नेक्स्ट ये जो है, ये वाला आर्टिकल आप देख पाओगे, ये बोलता है स्मार्ट सिटी के बारे में। और स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग अभी मैंने 2 दिन पहले जो एक वीडियो अपलोड किया था डेली करंट अफेयर का, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, उस चीज़ को लेकर बातचीत करी गई है, ठीक है। स्मार्ट सिटी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा इस पैंडेमिक के बाद में, उसी को लेकर ऑथर का कहना है कि भाई जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करो ताकि इस कोविड से लड़ा जा सके। देन उसके बाद आप लोग और क्या देख सकते हो, पैंडेमिक को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके बाद ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया। देन उसके बाद और दूसरा आर्टिकल कौन सा आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, वो इंपॉर्टेंट दूसरा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं आज के आर्टिकल में। ये वाला आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, यह है GNCTD अमेंडमेंट के बारे में। आपको बता देता हूँ, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अब यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये जो एक्ट है ये हमने काफ़ी डिस्कस किया था, बहुत सारे भर भर के नोट्स मैंने दिए थे। ये GNCTD का मतलब ये एक्ट लाया गया था ताकि जो दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उन लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ी सी पावर्स दे दी गई हैं। एक तरीके से जो CM है वहाँ के, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स ये देखने को मिल पाते हैं। तो अब यहाँ पे जो डिसीजन वगैरह लेंगे CM वगैरह, वो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी यहाँ पे एक बड़ा रोल हुआ करेगा, ऐसा यहाँ पे इस GNCTD के अंदर देखने को मिला था। आपको मालूम होगा, इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं। हालाँकि इसको डिस्कस करूँगा मैं कल, तो हमारा सैटरडे है, देन उसके बाद परसों संडे है। तो परसों हम लोग यहाँ पर ये 2 एडिटोरियल, ये हमारा जो पहले का रह गया है, कंबाइन पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। आज किसी सिचुएशन की वजह से इसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त। आज आप लोगों को रीड करना है, ठीक है, आप लोगों को देखना है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल जो कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ नोट्स बनाने लायक है एडिटोरियल में से और कुछ मतलब माइंड में रखने लायक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नोट्स बनाने लायक थे GNCTD के बारे में, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।